हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम BHO CHS एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट पहले हमने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिएगा, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने किए थे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी दोस्तों मैं आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और ये रहा दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे दोस्तों आपको जो स्पेलिंग है एंटरप्रेन्योर की, वो सही स्पेलिंग क्या है वो आपको चुननी है। पहला दोस्तों ENTERPRENEUR है। दूसरा ENTREPRENEUR है। तीसरा दोस्तों ENTREPRENUER है। और चौथा दोस्तों एंटर में तो ENTER लिखा हुआ है, फिर UE, फिर PENUER। ये तो बिल्कुल ही अलग लग रही है, तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको बताना है एंटरप्रेन्योर की सही स्पेलिंग क्या होती है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर की सही स्पेलिंग होती है ENTRE, फिर PRE प्री, फिर NEUR एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे दोस्तों करेक्ट है, बाकी सभी गलत हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, द प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट इज कॉल्ड। वह जगह जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं। पहला दोस्तों हैंगर, दूसरा है रनवे, तीसरा एयर स्ट्रिप, चौथा दोस्तों हैंगर। लेकिन इन दोनों में स्पेलिंग में डिफरेंस है। ये दोस्तों ER वाला हैंगर है और इसमें दोस्तों AR आया हुआ है। ये वाला हैंगर का मतलब दोस्तों आपको पता है, हैंगर जिसपे कपड़े लटकाए जाते हैं वो वाला हैंगर होता है। उसके बाद रनवे दोस्तों आपको पता है, रनवे दोस्तों जिसपे जहाज है जो टेक ऑफ या फिर लैंड करने के लिए जो रोड होती है उसको रनवे बोला जाता है। एयर स्ट्रिप भी दोस्तों कुछ उसी जैसे होता है। लेकिन जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है उस प्लेस को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, हैंगर बोलते हैं, जिसकी स्पेलिंग है HANGAR। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन दोस्तों, प्रीपोजिशन का एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर आएगा, तो उसको आपने अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्लीज राइट मी डैश दिस एड्रेस। प्लीज राइट मी डैश दिस एड्रेस। और ये वाला तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एड्रेस वाला। ये दोस्तों कई बार आ चुका है। ठीक है ना। प्लीज राइट मी डैश दिस एड्रेस। तो यहाँ पे बताना है कि टू दिस एड्रेस होगा, एट दिस एड्रेस होगा, ऑन दिस एड्रेस होगा, या फिर अपॉन दिस एड्रेस होगा। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, जहाँ पे दिस एड्रेस आ जाए, ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, ऑन दिस एड्रेस होता है। क्या होता है, ऑन दिस एड्रेस। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ऑन दिस एड्रेस हो जाएगा। प्लीज राइट मी ऑन दिस एड्रेस। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, द फ्रेज फ्रेंच लीव इज जनरली यूज टू डिनोट। फ्रेंच लीव का जो फ्रेज है दोस्तों, एक इसका यूज किसके लिए किया जाता है। पहला दोस्तों लॉन्ग एब्सेंस के लिए, यानी कि लंबी अनुपस्थिति के लिए। दूसरा लीव ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ इलनेस। ठीक है। तीसरा है दोस्तों कैजुअल। चौथा एब्सेंस विदाउट परमिशन। दूसरे का मतलब दोस्तों बीमारी की कोई छुट्टी है, ठीक है ना, कैजुअल हो गया। और चौथा दोस्तों यानी कि बिना परमिशन के अनुपस्थित रहना, है ना, बहुत लंबे समय तक। तो इनमें से किसके लिए फ्रेंच लीव का यूज किया जाता है। दोस्तों ये फ्रेज है, फ्रेज भी आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसका यूज किया जाता है एब्सेंस विदाउट परमिशन, यानी दोस्तों बिना परमिशन के बहुत लंबे समय तक अनुपस्थित रहना, छुट्टी रहना, उसको बोलते हैं कि फ्रेंच लीव पे हो। ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, चूज द वन विच वन बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का जो फ्रेज है इसका मीनिंग कौन सा वर्ड बिल्कुल अच्छे से एक्सप्रेस करता है। पहला है डिसेंट, दूसरा है फ्रेंडली, चौथा है ओपन, और तीसरा है ओपन, चौथा है दोस्तों यहाँ पे सिंपल। तो इसमें आपको बताना है किस वर्ड का मीनिंग है जो किस जैसा है अबव बोर्ड। जो अबव बोर्ड का मीनिंग है उसी टाइप का दोस्तों मीनिंग है इनमें से किस वर्ड का। तो ये आपको बताना है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब दोस्तों होता है जैसे प्रॉपर टाइप का, यानी किसी को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना, उस टाइप वाला डिसेंट होता है। ठीक है ना। फ्रेंडली तो आपको पता है, फ्रेंडली है ना, जैसे किसी के साथ मतलब दोस्ती टाइप का, है ना, एक सिंपैथेटिक रिलेशन होता है किसी के साथ। ठीक है ना। ओपन का मतलब दोस्तों सबके सामने, है ना, बिना किसी चीटिंग के खुले। अभी आपको समझ में आएगा। अबव बोर्ड का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। अबव बोर्ड कैसे आया दोस्तों, जैसे दोस्तों
अबव बोर्ड का मतलब ऐसे होता है कि बिना किसी चीटिंग के, है ना, बिल्कुल फेयर तरीके से, होनेस्ट तरीके से, है ना, बिल्कुल ओपनली, ये इसका मीनिंग होता है। नहीं, कोई भी काम करते हैं ना बिल्कुल अबव बोर्ड, किसी भी काम को अबव बोर्ड करने का मतलब यह है दोस्तों, ऑथेंटिक तरीके से करना, बिल्कुल फेयरली करना, बिल्कुल मतलब कि निष्पक्ष होकर करना, ईमानदारी से करना, उसको बोलते हैं अबव बोर्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे ओपन का मतलब आपको पता चल गया, तो ओपनली किसी काम को करना, यही दोस्तों इसका क्या होगा, मीनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल तो आपको पता है बिल्कुल, मतलब कि सिंपल यानी कि बिल्कुल इजी कह सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। सिंपल तो नहीं होगा। तो अबव बोर्ड का मतलब यही होता है दोस्तों कि सबके सामने कोई काम करना, ओपनली करना, यानी कि ईमानदारी से करना, बिल्कुल फेयर तरीके से, ऑथेंटिक तरीके से करना, जो कि दोस्तों ओपन का भी यही मतलब होता है। तो सी वाला दोस्तों आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आपके एग्जाम में जो वोकैब है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी वोकैब बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो एंटोनिम आए, सिनोनिम आए, ये वर्ड जो स्पेलिंग वाले वर्ड आए, ठीक है ना, ये ईडियम फ्रेज कुछ भी आए, वोकैब से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो वोकैब पे आपको दोस्तों खास ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी स्पेलिंग गलत है, डेफिशिएंट, एफिशिएंट, मैग्निफिसेंट या फिर रेटिसेंट, तो इनमें कौन सी स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। तो देखो दोस्तों, अगर आपका आंसर दोस्तों डी वाला है फिर तो गलत है, क्योंकि देखो आपको लगेगा कि यहाँ पे शिएंट 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 आया है, यहाँ पे सेंट है, तो ये गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। असल में क्या है, डेफिशिएंट होता है, बिल्कुल सही है, एफिशिएंट होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन मैग्निफिशिएंट नहीं होता, मैग्निफिसेंट होता है, फिसेंट होता है, यहाँ पे सेंट आएगा ना कि फिशिएंट आएगा, ठीक है ना। और रेटिसेंट तो बिल्कुल सही है। तो मैग्निफिसेंट में दोस्तों यहाँ पे CENT आएगा ना कि CIENT, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बात करें दोस्तों इनका मीनिंग की, अगर मीनिंग आपको पता होना चाहिए, डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी दोस्तों आपने सुना होगा कमी, तो डेफिशिएंट का मतलब दोस्तों किसी वस्तु का अभाव कह सकते हो, हीन, है ना, किसी चीज़ की कमी, डेफिशिएंसी कमी होती है, ठीक है ना। तो डेफिशिएंट का मतलब भी वही होगा भी किसी वस्तु का अभाव होना, ठीक है, कमी होना। एफिशिएंसी आपने सुना होगा, एफिशिएंसी का मतलब होता है किसी काम को करने की कुशलता, तो एफिशिएंट हो आप यानी कि कुशल हो, है ना, बिना मिस्टेक के कोई भी काम कर देते तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट। और मैग्निफिसेंट का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि कोई भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है, ठीक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मैग्निफिसेंट बोल देंगे, ठीक है ना। और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, रेटिसेंट दोस्तों उसको बोलते हैं जो बहुत ही मतलब कम बात करने वाला होता है, ये जिसकी कोई इच्छा ही नहीं होती लोगों के साथ बात करने में, कोई चीज़ शेयर करने में, है ना। अल्पभाषी उसको एक शब्द होता है, अल्पभाषी, अल्प का मतलब कम, भाषी यानी बोलने वाला, कम बोलने वाला, जो किसी लोगों के साथ कोई मतलब शेयर नहीं करता, है ना, तो उसको रेटिसेंट बोलते हैं। तो भी आपको ध्यान में रखना है, मीनिंग भी और इनकी स्पेलिंग भी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वन हु डिस्पाइसेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन इज कॉल्ड, वन हु डिस्पाइसेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, यानी उस आदमी को हम क्या बोलेंगे, उसके लिए वन वर्ड क्या होगा, जो जो लोअर सोशल पोजीशन का मतलब दोस्तों जो छोटे लोग होते हैं, है ना, जिनकी मतलब कि सामाजिक स्तर से जो छोटे लोग होते हैं उनको डिस्पाइस करते हैं, है ना। तो इसके लिए मतलब हम एक वन वर्ड में क्या कहेंगे, पहला प्रिम, स्नोब, प्रिग या फिर एरिस्टोक्रेट, या फिर एरिस्टोक्रेट, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे। देखो प्रेम का मतलब क्या होता है, प्रेम का मतलब दोस्तों इसको हम कह सकते हैं जो कि दूसरों के साथ ना बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी रूड हो जाता है तो वो उससे मतलब कि मतलब गुस्सा हो जाता है, फिर चौंक जाता है एकदम। यानी कोई भी व्यक्ति है जो दूसरों के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करना, जो प्रेम हम उस व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सबके साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार करता है, लेकिन जब कोई रूड होता है ना तो उससे वो क्या थोड़ा सा शौक हो जाता है, ठीक है ना। बहुत ही मान लो आपके साथ अच्छे से व्यवहार कर लेकिन आप थोड़े से रूड हुए, तभी दोस्तों वो आपके प्रति मतलब थोड़ा अलग टाइप से बिहेव करेगा, यानी कि शौक हो जाएगा, ठीक है ना। वो होता है प्रेम। स्नोब की बात करें, स्नोब हम किसके लिए यूज करते हैं, स्नोब दोस्तों जो घमंडी टाइप के लोग होते हैं, यानी जो क्या करते हैं कि मतलब ऐसे जो सोशल लेवल पे ना छोटों को क्या समझते हैं, मतलब छोटों को नीच समझते हैं और अपने आप को ना उनसे बहुत बड़ा समझते हैं, ठीक है ना, और बड़ों की वो तारीफ करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, स्नोब कहते हैं। प्रिग किसके लिए यूज किया जाता है, प्रिग, प्रिग दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है जो मतलब कि एक मतलब प्रिग और प्रिम थोड़े थोड़े एक जैसे हैं लेकिन डिफरेंस है इनमें, मतलब कि जो कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, दूसरों की केयर करता है लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है, ठीक है ना। और इसमें एक होता है दोस्तों एरिस्टोक्रेट, क्या होता है, एरिस्टोक्रेट। अब इसमें देखो क्या है,
इसमें आपको समझना है एरिस्टोक्रेट का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो एक बहुत ही ऊंचे घराने का समझ लो, या घराने का नहीं, एक ऐसा व्यक्ति, ऊंचे घराने का भी समझ सकते हो आप वैसे, है ना, मतलब कि सामाजिक लेवल पे, सोशल लाइफ पे, सोशल लेवल पे देखा जाए तो बहुत ही हाई पोजीशन है उस व्यक्ति की, है ना, कि एक फिर उसको कोई चीज़ मिली हुई है, कोई विशेष टाइटल या उपाधि उसको मिली हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, एरिस्टोक्रेट बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। देखो इसका आंसर क्या होगा, स्नोब होगा। क्यों होगा स्नोब, अभी मैंने आपको बताया स्नोब का मतलब क्या होता है, जो घमंडी टाइप का लोग होता है, यानी जो सोशल लेवल पे छोटों से अपने आप को बड़ा समझता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, स्नोब बोलते हैं। और यहाँ पे भी ये लिखा है वन हु डिस्पाइसेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, तो जो छोटे स्तर के लोग होते हैं उनसे अपने को बड़ा समझना, है ना, वो कौन होता है, स्नोब उसको बोला जाता है। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। तो वो क्या है, आपको अच्छी कर लेनी है अपनी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे, जो किसी भी रिलीजन में विश्वास नहीं रखता, किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रख सकता। यहाँ पे देखो विश्वास नहीं रखता, पहला दोस्तों फिलेटलिस्ट, दूसरा रैशनलिस्ट, तीसरा एथिस्ट, चौथा पैगन, ठीक है ना। तो क्या बोलेंगे दोस्तों उसको, देखो सबसे पहला दोस्तों क्या है, फिलेटलिस्ट। इसका मतलब क्या होता है, फिलेटलिस्ट तो दोस्तों जो स्टैंप कलेक्टर होता है ना, डाक के टिकट को इकट्ठा करने वाला, उसको बोला जाता है, तो होगा नहीं। उसके बाद है रैशनलिस्ट। रैशनलिस्ट किसको बोलते हैं, रैशनलिस्ट का मतलब दोस्तों तर्कवादी, जिसको हम कह सकते हैं तर्कवादी, यानी कोई भी व्यक्ति है ना, कोई भी एक्शन तभी लेता है जब उसके पास कोई एक प्रॉपर रीजन हो। यानी कहीं भी कुछ लोग क्या करते हैं, इमोशन में आके या फिर ऐसे किसी विश्वास पे, कोई अंधविश्वास है उसके आधार पे एक्शन ले लेते हैं। लेकिन रैशनलिस्ट क्या है, बहुत ही तर्कवादी व्यक्ति होते हैं, ये तभी एक्शन लेते हैं जब इनके पास कोई रीजन हो उस चीज़ का, ठीक है ना, यानी इमोशन से और किसी बिलीफ से एक्शन नहीं लेते, तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं रैशनलिस्ट। उसके बाद है एथिस्ट। एथिस्ट व्यक्ति उसको बोलते हैं जो नास्तिक होता है, जो क्या होता है, नास्तिक, जिसको भगवान पे या किसी धर्म पे विश्वास नहीं होता, ठीक है ना। तो एक बात तो आपको पता चलेगी होगी, हमें ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना था, तो वो क्या हो जाएगा, एथिस्ट हो जाएगा। तो आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे आपको ऑप्शन सी, क्योंकि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी रिलीजन पे विश्वास नहीं करता, उसको हम क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सी वाला आपका यहाँ पे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो सी वाला यहाँ पे, ये तो क्या हो गया, एक बार पैगन भी देख लेते, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, पैगन का, पैगम का मतलब दोस्तों विधर्मी इसको बोल सकते हैं। विधर्मी का मतलब क्या है, ये दोस्तों मतलब कुछ ना, एक तो हो गया मान ले कोई धार्मिक विश्वास है उन पे विश्वास करना, ठीक है, धार्मिक विश्वास है कोई उन पे विश्वास करना। लेकिन ये जो व्यक्ति होता है, मतलब कि पैगन जिसको बोलते हैं, वो ऐसे विश्वासों पे विश्वास करता है जो मतलब धर्मों में भी नहीं पाए जाते, ठीक है ना, जो धर्मों में नहीं पाए जाते उन विश्वासों पे विश्वास करता है। तो एक हिसाब से दोस्तों पैगन भी हम इसको बोल सकते हैं। एथिस्ट तब बोलेंगे जब दोस्तों गॉड पे बिलीव नहीं करेगा। आस्तिक, नास्तिक और आस्तिक आपने सुना होगा, जो गॉड में विश्वास करता है उसको एथिस्ट, उसको दोस्तों जो गॉड में विश्वास नहीं करता उसको हम क्या बोलते हैं, एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक। और आस्तिक उसको बोलते हैं जो विश्वास करता है, ठीक है ना। तो थिस्ट होता है जो विश्वास करता है, एथिस्ट होता है जो विश्वास नहीं करता। तो दोस्तों एथिस्ट नहीं, पैगन यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है ना। यहाँ पे रिलीजन की बात की है, जो रिलीजन में विश्वास नहीं करता। विधर्मी यानी रिलीजन को ना मानने वाला, धार्मिक विश्वासों से अलग जो अलग विश्वास है उन पे विश्वास करता है वो, यानी जो धार्मिक विश्वास है उनको छोड़ के जो अन्य वर्ल्ड में अन्य जो विश्वास है उन पे करता है, तो उसको हम पैगन बोलते हैं। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है ना। हल्का डिफरेंस है, अगर आपको दोस्तों इनके बारे में पता है ना अच्छे से, तब आप क्या है वो कैब को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे इनके क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड लिखा है दोस्तों पार्सिमोनियस, इसका दोस्तों आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। पार्सिमोनियस, ठीक है ना, पार्सिमोनियस इसका एंटोनिम बताना है। पहली बात तो इसका मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही किफ़ायती टाइप का होता है। किफ़ायती का मतलब जो बहुत ही कम खर्चा करता है, यानी कि फालतू खर्चा करता है नहीं है, ऐसा समझ लो, है ना, फालतू खर्चा करता नहीं है, उसको बोलते हैं पार्सिमोनियस। अब जनरस का मतलब क्या होता है, जनरस का मतलब दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि अपना दानी टाइप का व्यक्ति होता है, उदारवादी बोल सकते हैं, यानी कि उदार टाइप का व्यक्ति होता है, जो क्या करता है दूसरों की हेल्प करता है, पैसे भी दे देता है, ठीक है ना, बिना किसी, और ये नहीं है कि कोई मतलब जितना किसी को एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती ना, उससे भी ज़्यादा क्या कर देता है, हेल्प कर देता है, उसको जो बोलते हैं जनरस, ठीक है ना। उसके बाद फ्रूगल क्या होता है, फ्रूगल, फ्रूगल का मतलब दोस्तों होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि जैसे पार्सिमोनियस था ना, किफ़ायती टाइप का, यानी कि एक कंजूस टाइप का, ठीक है ना, मतलब उतना ही कोई भोजन करेगा या उतना ही पैसा खर्च करेगा जितना जरूरी हो, उसको बोलते हैं फ्रूगल। एक होते हैं क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब दोस्तों एक मतलब इसको आप क्या समझ सकते हो, एक अगर हम एक हिंदी में इसका प्योर मतलब बोले होता है अपरिष्कृत।
अपरिष्कृत, यानी बिल्कुल सिंपल, बिना कोई ज़्यादा खास डिटेल के, है ना, बिल्कुल सिंपल टाइप का हम उसको क्रूड बोलते हैं। स्टिंगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले भी आता है, ठीक है ना, पहले भी आ चुका है नवोदय में भी और सीएचएस में भी। स्टिंगी का मतलब क्या है? स्टिंगी का मतलब दोस्तों, ये भी दोस्तों इसको भी हम कंजूस बोल सकते हैं। स्टिंगी का मतलब भी क्या होता है? कंजूस, यानी ये वाला पार्सिमोनियस का ही यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्यायवाची। तो स्टिंगी का मतलब भी दोस्तों क्या होता है? यानी किसी चीज को ना देने की इच्छा वाला, यानी कंजूस टाइप का। तो पार्सिमोनियस का दोस्तों यहाँ पे स्टिंगी भी क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना। फ्रूगल भी क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया, ठीक है ना। फ्रूगल क्या हो गया इसका मीनिंग हो गया। अब हमें तो दोस्तों इसका एंटोनिम बताना था। क्या बताना था? एंटोनिम। तो एंटोनिम तो क्या होगा इसका? जनरस होगा, क्योंकि पार्सिमोनियस का मतलब तो दोस्तों कंजूस टाइप का था, जो कोई चीज़ देना नहीं चाहता। और जनरस का मतलब दोस्तों क्या था? जो कुछ भी देने को तैयार है, और मतलब कि पैसे भी दान करता है जो व्यक्ति, है ना, और दूसरों की हेल्प भी करता है। तो जनरस इसका एंटोनिम हो जाएगा। सिनोनिम की बात करेंगे, फ्रूगल और स्टिंगी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द वर्ड थ्रिफ्ट मीन्स, थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है आपको बताना है, ठीक है ना। थ्रिफ्ट का मतलब दोस्तों वही होता है कि कम खर्चा करने वाला, यानी जो फजूल खर्चे से बचता है, ठीक है ना, उसको हम थ्रिफ्ट बोलते हैं। और ये एक गुण होता है, यानी कि व्यक्ति को नहीं बोला जाता, ये एक उसकी क्वालिटी को बोला जाता है, गुण को बोलते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, जिसमें कौन सा गुण हो? फजूल खर्चे ना करने का गुण, यानी बिना जो फजूल के खर्चे वो ना करते हो, कम खर्चीला हो, ठीक है ना। विक्डनेस क्या होता है? पहला ऑप्शन है विक्डनेस। विक्डनेस वो है दोस्तों जो एक बहुत ही बुरा इंसान होता है, चरित्रहीन जिसको बोलते हैं, चरित्रहीनता, है ना, दुष्टता, ये दोस्तों विक्डनेस का। विगड़ का मतलब बेकार पर्सन, बुरा पर्सन। तो विगड़नेस यानी कि बेकार, यानी चरित्रहीन व्यक्ति है, तो चरित्रहीनता हो जाएगा। मेजरलीलेस, माइजरलीलेस का मतलब दोस्तों, माइजर का मतलब कंजूस, और माइजरलीलेस का मतलब कंजूसी हो जाएगा, है ना। कंजूसी यानी कंजूस टाइप का व्यक्ति हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद इकोनॉमी। इकोनॉमी तो आपको पता है किसको बोलते हैं? अर्थशास्त्र को। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है दोस्तों? अर्थशास्त्र, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों एक्स्ट्रा वेजेंस। एक्स्ट्रा वेगेंस, अब एक्स्ट्रा वेगेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा वेगेंस का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि इसका मतलब भी होता है फिजूल खर्ची। क्या होता है? फिजूल खर्ची करने वाला। एक्स्ट्रा यानी कि फालतू, है ना। वेगेंस यानी फालतू के खर्चे करने वाले को बोलते हैं हम एक्स्ट्रा वेगेंस। तब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा थ्रिफ्ट का मतलब भी क्या होगा, जो क्या करते हैं दोस्तों। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आपको मीनिंग बताना था। क्या बताना था? मीनिंग। ये तो उल्टा हो जाएगा, एक्स्ट्रा वेगेंस तो क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, ठीक है ना। थ्रिफ्ट का मतलब तो दोस्तों कम खर्चीला। थ्रिफ्ट का मतलब क्या था दोस्तों? कम खर्चीला, ठीक है ना। थ्रिफ्ट का मतलब था कम खर्चीला, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा वेगेंस, तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। हमें मीनिंग बताना है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? मिजरलीनेस। क्या हो जाएगा? मिजरलीनेस, क्योंकि इसका मतलब है कंजूस। कंजूस यानी कम खर्चीला, और थ्रिफ्ट का भी यही मतलब है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अपोजिट की बात करें तो एक्स्ट्रा वेगेंस इसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सी ऑलवेज डैश फॉल्ट्स विद अदर, वह हमेशा दूसरों में कमियां निकालती रहती, ढूंढती रहती है, क्योंकि फाइंड लिखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइंड आएगा, फाइंड्स आएगा, फाउंड आएगा, आर फाइंडिंग। दोस्तों जब भी वर्ब लगती है ना, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। अब सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, और यहाँ पे ऑलवेज लिखा है, तो मतलब कि दोस्तों जब यहाँ पे ऑलवेज टाइप का वर्ड आ जाए, तो यहाँ से एक सेंस आपको पता चलती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। सी ऑलवेज डैश फॉल्ट्स विद अदर्स, यानी दूसरों में कमियां निकालती है, तो ताती वाला भी यहाँ पे सेंस आ रहा है। अदरवाइज आप समझ सकते हो यहाँ पे ऑलवेज इस टाइप के वर्ड आ जाए ना, तो ये मतलब कि डेली लाइफ वाले वर्ड होते हैं, डेली रूटीन वाले। और डेली रूटीन वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो एस ई एस आता है, या अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एस ई एस तब लगता है जब ये थर्ड पर्सन होता है, और अब ये थर्ड पर्सन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगेगा, यानी कि सी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट्स विद अदर्स, तो फाइंड्स आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है पैरट्स आर सच बर्ड डैश आर लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, यानी तोते ऐसे पक्षी हैं जो सबके द्वारा पसंद किए जाते हैं। तो दैट आएगा, दोज आएगा, दीज आएगा, विच आएगा। तो दैट आर लाइक्ड, या दोज आर लाइक्ड, या दीज आर, या विच आर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा आपका? पैरट्स आर सच बर्ड्स दैट आर लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, तो दैट आर लाइक्ड आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। टाइम एंड टाइड डैश फॉर नन, टाइम एंड टाइड डैश फॉर वन। वेट का आपको बताना है, वेट आएगा, या वेट्स आएगा, वेटेड आएगा, या फिर आर वेटिंग आएगा। तो टाइम एंड टाइड किसी का वेट नहीं करते। ये भी दोस्तों एक आप इसको मतलब कहावत मान सकते हो, ठीक है ना। तो कहावत में भी दोस्तों प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में लिखी जाती है, फैक्ट वगैरह होते हैं उनको प्रेजेंट डेफिनेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको पता है वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ। अदरवाइज दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे? सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है ना, अगर प्लूरल हुआ, ठीक है ना। अब टाइम एंड टाइड है, टाइम एंड टाइड, तो यहाँ पे दोस्तों दो चीज़ों की बात हुई है। तो यानी कि
टाइम एंड टाइड, दो चीज़ों की बात हुई तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल। और प्लूरल में आपको पता चल गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है, एस ई एस नहीं लगाते, तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन आ जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, स्टूडेंट्स आर सजेस्टेड नोट टू मार्क एनी आंसर विद टू ऑप्शंस डैश योर आंसर शीट, यानी बच्चों को सलाह दी जाती है क्या? नोट टू मार्क एनी आंसर विद टू ऑप्शन, यानी किसी भी इन डैश योर आंसर शीट, यानी अपनी आंसर शीट में किन्हीं भी दो ऑप्शन, किसी भी एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन आपको फिल नहीं करने हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? एट योर आंसर शीट, या फिर इन योर आंसर शीट, इन टू योर आंसर शीट, या फिर अक्रॉस योर आंसर शीट, यानी अपनी जो आंसर शीट है उस पर किसी भी बच्चे को एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं यहाँ पे ऑप्ट करने हैं, या फिर चुनने नहीं, यानी कि मार्क नहीं करने हैं। तो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे क्या आएगा? देखो, इनटू तो नहीं आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा है। या तो एट आएगा या इन आएगा। जब भी आंसर शीट की बात आई है तो आंसर शीट के ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो एट था यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? आंसर शीट के ऊपर लिखते हैं तो एट यूर आंसर शीट आएगा, ना कि इन आएगा, ठीक है ना। एट आएगा तो ऑप्शन ए वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय हु रिटर्न टीचर्स पर्स फाउंड आउटसाइड द स्कूल। तो वह एक क्या ईमानदार लड़का है, और कैसा ईमानदार है? उसने क्या किया था? टीचर का पर्स लौटा दिया था बाहर स्कूल से। तो कौन सा आर्टिकल आएगा? ए एन द या नो आर्टिकल? तो ओनेस्ट है, ओनेस्ट, ओ की साउंड आई है, वोवल साउंड आई है, तो जब वोवल साउंड आती है तो हम एन का यूज करते हैं। तो ही इज एन ओनेस्ट बॉय, तो एन आएगा यहाँ पे, ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, देयर इज डैश स्विमिंग पूल इन अवर एरिया। हमारे एरिया में डैश स्विमिंग पूल है, ए एन द या नो आर्टिकल। तो देयर इज आया, पहली बात तो यहीं से पता चल गया, इज आ गया तो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है या तो ए लगेगा या एन लगेगा, क्योंकि ए और एन एक के लिए यूज होते हैं, सिंगुलर के लिए। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या है? ए स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल स से स्टार्ट हुआ है, स से स्टार्ट हुआ है, यानी कि व्यंजन वाली आवाज, तो व्यंजन वाली के साथ ए लगता है, तो देयर इज ए स्विमिंग पूल। कॉन्सोनेंट के साथ दोस्तों ए लगता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, ठीक है ना। साउंड देखनी है यहाँ पे, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड नहीं देखना, साउंड देखने होते हैं। तो ए स्विमिंग पूल ऑप्शन है आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एनीबडी हु डैश टू टेक पार्ट इन द फंक्शन टू बी हेल्ड इन नेक्स्ट मंथ शुड गिव नेम्स टू द कोऑर्डिनेटर, यानी कोई भी व्यक्ति जो फंक्शन में भाग लेना चाहता है जो कि अगले मंथ होगा, वो अपने नाम दे सकता है कोऑर्डिनेटर को। तो यहाँ पे भी दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको मैंने बता दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, अदरवाइज सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस एस तब लगता है जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, और बाकी कोई भी हो, चाहे प्लूरल हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, ठीक है ना, वहाँ पे दोस्तों सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब यहाँ पे दोस्तों एनीबॉडी आ गया, क्या आ गया? एनीबॉडी, एनीबॉडी बोल सकते हो, एनीबॉडी, एनीबॉडी आ जाए, समबॉडी आ जाए, ठीक है ना। इनके लिए दोस्तों हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर में होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। इनके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। सिंगुलर वर्ब का मतलब दोस्तों कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस एस लगेगी, तो एस एस लगेगी तो इसका मतलब वांट के साथ एस लगेगा, वांट्स आ जाएगा, तो एनीबडी हु वांट्स टू टेक पार्ट आएगा, एनीबडी हु वांट्स टू टेक पार्ट, ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, टुमारो इट डैश मेर डिफिकल्ट टू कन्विंस द एम्प्लॉयर फॉर रिलीजिंग द सैलरी आई एम श्योर, यानी कल इट डैश मेर डिफिकल्ट, यह बहुत ही मुश्किल होगा टू कन्विंस द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को कन्विंस करना फॉर रिलीजिंग द सैलरी, यानी कि सैलरी रिलीज करने के लिए, जारी करने के लिए। आई एम श्योर, यानी कि मुझे पक्का विश्वास है कि कल जो एम्प्लॉयर है उसको सैलरी रिलीज करने के लिए कन्विंस करना मुश्किल होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा? मे बी, कैन बी, शैल बी, ये विल बी। तो एक बात तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या लिखा है? टुमारो, तो फ्यूचर की सेंस है, और एक यहाँ पे लिखा है आई एम श्योर, यानी कि कुछ श्योरिटी की, यानी कि चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहली बात तो फ्यूचर की सेंस है ना, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा? यहाँ पे दोस्तों कैन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जैसे सेंस बन रही है, ठीक है ना। या तो विल भी आएगा या शैल भी आएगा। मे भी दोस्तों तब आता है जब पॉसिबिलिटी होती है कम, लेकिन यहाँ पे श्योरिटी की बात की गई है तो मे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। श्योरिटी की बात की है तो शैल भी आएगा या विल भी। अब आपको पता है दोस्तों, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं, ये कोई भी फ्यूचर सेंटेंस है, कंटिन्यूस हो चाहे, ठीक है ना, कोई भी फ्यूचर हो, अब उसमें आपको पता है विल और शैल का बहुत ही रोल होता है ना, विल और शैल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब दोस्तों सिंपल की बात करते हैं तब हम क्या करते हैं? आई और वी के साथ शैल लगाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो आई और वी के साथ क्या लगाते हैं दोस्तों? शैल लगाते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। विल और शैल में ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होते हैं। आई और वी के साथ दोस्तों हम क्या लगाते हैं? शैल लगाते हैं, और रेस्ट ऑल के साथ हम क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। लेकिन जब दोस्तों सेंटेंस में क्या हो? श्योरिटी हो,
क्या हो, श्योरिटी हो या डिटर्मिनेशन हो या कोई धमकी हो, है ना, यानी कोई एम्फेटिक सेंटेंस हो। एम्फेटिक मतलब कोई जोरदार सेंटेंस हो, कोई दृढ़ निश्चय वाला हो, या किसी में धमकी दी जा रही हो, या कोई काम पक्का ही करना है, तब दोस्तों ये चीज़ें चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती हैं? जो विल है हमारा, वो लग रहा था दोस्तों रेस्ट ओल के साथ, वो लग जाएगा आई और वी के साथ। शेल हमारा आई और वी के साथ लग रहा था, शेल लग जाएगा बाकी सबके साथ। अब यहाँ पे दोस्तों श्योरिटी है, क्या है, श्योरिटी। तो विल है दोस्तों, श्योरिटी में किसके साथ लगेगा, आई वी के साथ, आई और वी के साथ, बाकी के साथ क्या लगेगा, सेल। अब ये इट है दोस्तों, इट क्या आ गया, रेस्ट ओल में आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा, तो इट के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे शेल भी लग जाएगा। तो इट शेल बी मेड डिफिकल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इट शेल बी मेड डिफिकल्ट टू कन्विंस द एम्प्लॉयर फॉर रिलीजिंग द सैलरी, आई एम श्योर। तो शेल भी यहाँ पे ऑप्शन से आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ये दोस्तों आर्टिकल का क्वेश्चन है, डैश कप ऑफ टी रिफ्रेशेस अस नाइसली अर्ली इन द मॉर्निंग। तो डैश कप क्या होगा, एक कप ऑफ टी होगा, तो आसान से है दोस्तों, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, अगर हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे, सी डैश गिव ए लिफ्ट, तो वह एक लिफ्ट दे सके, तो वह हमें मतलब वह लिफ्ट दे सकती है अगर हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे। देखो दोस्तों, एक होता है मे, ठीक है, ध्यान से देखना, एक होता है मे, एक होता है माइट और एक होता है मस्ट। अब इन तीनों का मतलब बता देता हूँ, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। मैं अगर पॉसिबिलिटी की बात बता रहा हूँ, मैं तब यूज़ करते हैं जब पॉसिबिलिटी की होती है दोस्तों कम होती है, मैं तब यूज़ करते हैं जब पॉसिबिलिटी की होती है कम, माइट तब यूज़ करते हैं जब पॉसिबिलिटी की होती है दोस्तों ज़्यादा, और मस्ट तब यूज़ करते हैं जब 100% पक्की बात है कि ये तो हो करना ही करना है, ये तो मना नहीं कर सकते, है ना, कोई चीज़ नेसेसरी हो गया कोई चीज़, तो हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आज बारिश आएगी, है ना, आज बारिश आएगी, तो इट मे बी रेन टुडे, ठीक है ना, तो हम मे लगाएंगे क्योंकि आएगी, कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है, प्रूफ नहीं है। अब मैंने आपको क्या कहा कि बादल हो रहे हैं तो बारिश आ सकती है। अब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है क्योंकि बादल है, तब हम क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। अब मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ मिल गई दोस्तों, ठीक है ना, या मान लो प्रेजेंट में बारिश हो रही है, या कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो बिल्कुल पता है कि वो तो है ही है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, या हमें देश की सेवा करनी चाहिए, देश के जो कानून है उनका फॉलो करना चाहिए, तो वो ज़रूरी चीज़ है ना, वो 100% करना ही चाहिए, तो ऐसी जगह पे हम मस्ट का यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, इफ़ वी रिक्वेस्ट हर, अगर हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे तो सी डैश गिव ए लिफ्ट, तो वह लिफ्ट दे सकती है। अगर रिक्वेस्ट नहीं करते फिर तो मे लगाते कि बहुत कम संभावना थी, रिक्वेस्ट की तो शायद दे सकती है, नहीं संभावना बढ़ गई, तो इसका मतलब माइट आ जाएगा, क्या आएगा, माइट। अभी पक्का नहीं है 100%, लेकिन संभावना बढ़ गई है लिफ्ट देने की, तो माइट यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड समझ के चलना है, फिर आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, है ना। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। 3 and 3 इज 6, 3 और 3 6 होते हैं, ठीक है। वी शुडेंट ब्लेम अवर सेल्फ फॉर वट हैपन्ड, तो यहाँ पे भी सही लगता है कि हमें मतलब कुछ भी हुआ हो उसके लिए अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। नो सूनर हैड सी सैड देन सी बस्ट इनटू टीयर्स। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि नो सूनर के साथ देन लगता है, लेकिन देन कौन सा लगता है, THAN वाला देन लगता है, नो सूनर के साथ देन लगता है। मैंने दोस्तों आपको बताए थे, ये आपको याद कर लेने हैं। जैसे नो सूनर के बाद आपको देन दिखेगा, एक होता है दोस्तों नोट ओनली, क्या होता है, नोट ओनली, तो यह दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। नोट ओनली के बाद दोस्तों सेंटेंस में क्या आएगा, बीच में बट आल्सो, नोट ओनली के बाद आपको बट आल्सो देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों एदर लिखा होगा, इधर या इधर भी बोल देते हैं, इसके साथ और मिलेगा। अगर नेदर हुआ तो इसके साथ क्या मिलेगा, नोर मिलेगा, ठीक है ना, एदर और नेदर नोर, नोट ओनली बट आल्सो नो सूनर देन। अब यहाँ पे दोस्तों देन तो लिखा है लेकिन THEN वाला आ गया, बल्कि आना था THAN वाला, तो ये वाला दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा। आई नेदर न्यू, और यहाँ पे नेदर के साथ नोर आया, ये बिल्कुल सही है। वट हैपन टू हिम, तो ये वाला सही है। तीसरे वाला दोस्तों गलत है, तो इनकरेक्ट आपको निकालना था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेस द अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो अंडरलाइन जो वर्ड है गली, इसका आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। शी कुड नॉट डिस्गाइज हर गिली एट देयर एम्ब्रेसमेंट, ठीक है ना। एम्ब्रेसमेंट का मतलब दोस्तों क्या होता है, शर्मिंदगी होता है, क्या होता है, शर्मिंदगी, ठीक है ना। तो ही कुडन डिस्गाइज हर गिली एट देयर एम्ब्रेसमेंट, यानी उसकी शर्मिंदगी पे, ऐसा आप समझ सकते हो, है ना। ही कुड नॉट डिस्गाइज हर गिली, गिली का मतलब होता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, मतलब खुशी कह सकते हो, ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आपको कह सकते हो। तो इसका आपको अपोजिट बताना है। तो हैप्पीनेस की फीलिंग का अपोजिट क्या होगा, हैप्पीनेस का उल्टा क्या होगा, दुखी वाली फीलिंग।
अब डिलाइट की बात करते हैं। डिलाइट का मतलब दोस्तों खुशी होता है ना। डिलाइट का मतलब तो क्या होता है, खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, उसको डिलाइट बोलेंगे। ग्लूम, ग्लूम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ग्लूम का मतलब अगर कोई व्यक्ति क्या है, दुखी है, निराशापूर्ण है, उदास है, उसको हम ग्लूम बोलेंगे। ये उसके बाद है यूरोफिया। यूरोफिया का मतलब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होना, यानी बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हुए, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे यूरोफिया। उसके बाद है मर्थ, MIRTH, मर्थ। मर्थ का मतलब दोस्तों क्या होता है, मनोरंजन, है ना, जिसको हम अम्यूजमेंट बोल सकते हैं, मनोरंजन या फिर हंसी मजाक बोल सकते हैं, वो होता है मर्थ का। अभी दोस्तों गली का मतलब मैंने आपको क्या बताया, ए फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यानी एक हैप्पीनेस की फीलिंग बोल सकते हैं। तो इन सब का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं खुशी से है। लेकिन ग्लूम का मतलब क्या है, फीलिंग ऑफ सैडनेस, यानी दुखी की फीलिंग। तो दुख ही है इसका मतलब, दुख है। तो ये इसका दोस्तों अपोजिट हो जाएगा, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस। वहां पे अपोजिट बताना था, यहाँ पे दोस्तों क्या बताना है, मीनिंग बताना है। ही बिकेम इवन मोर रिजोल्यूट इन हिज अपोजिशन टू द इन हिज अपोजिशन टू द प्लांट, ठीक है। ही बिकेम इवन मोर रिजोल्यूट, वह और भी ज्यादा रिजोल्यूट हो गया है, इन अपोजिशन टू प्लांट, प्लांट के अपोजिशन में, ठीक है ना, उसके प्लांट के अपोजिशन टू प्लांट, ठीक है ना, प्लांट के अपोजिशन में। यहाँ पे आपको रिजोल्यूट का दोस्तों मीनिंग बताना है। तो सबसे पहले देखो रिजोल्यूट का मीनिंग क्या होता है। रिजोल्यूट का मतलब दोस्तों होता है दृढ़ निश्चयी, क्या होता है, दृढ़ निश्चयी, है ना, डिटरमाइंड इसको बोल सकते हो। ये तो दोस्तों ऐसे ही पता चल गया, इसके मीनिंग से डिटरमाइंड होता है, इसका मीनिंग दृढ़ निश्चय होता है। डिटरमाइंड का मतलब भी दोस्तों दृढ़ निश्चय होता है, और रिजोल्यूट का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है। तो डिटरमाइंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनडेफिनेट, डेफिनेट होता है दोस्तों निश्चित, है ना, स्पष्ट, क्लियर। इनडेफिनेट हो जाएगा जो अनिश्चित हो, ठीक है ना। इनडेफिनेट यानी अनिश्चित, जो फिक्स ना हो, क्लियर ना हो, ठीक है, अस्पष्ट बोल सकते हैं। फ्लेक्सिबल आपको पता ही है, लचीला बोल सकते हो। अफ्रेड यानी डरा हुआ। तो डिटरमाइंड दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो एक सेंटेंस दिया है, हाउ हैड ही मैनेज टू रन अप सो मेनी डेप्स। तो जो रन अप है, इसके आसपास जो मीनिंग है, किस सेंटेंस किस वर्ड का है, वो आपको ढूंढना है। एक्यूमुलेट, डिसिपेट, डिसोल्व, डिवाइड, ठीक है ना। हाउ हैड ही मैनेज टू रन अप सो मेनी डेप्स। डेप्स होते हैं दोस्तों कर्जा बोलते हैं, ऋण बोलते हैं। तो इतने सारे जो ऋण हैं, उनको रनअप टू रनअप सो मेनी डेप्स, हाउ हैड ही मैनेज। तो इतने सारे जो कर्जे हैं उनको रनअप, यानी उनको वो कैसे चलाता है, उनको कैसे मैनेज कर पाता है। तो रनअप का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्यूमुलेट होगा, डिसिपेट, डिसोल्व या डिवाइड होगा। एक्यूमुलेट का मतलब दोस्तों होता है यानी कि उसको चलाना भी बोल सकते हो, उनको संचय करना बोल सकते हो ना, इकट्ठा करना। डिसिपेट का मतलब क्या होता है, डिसिपेशन यानी कि कमी होना, यानी नष्ट होना, बर्बाद होना, किसी चीज़ का खपत होना। जैसे ऊर्जा, एनर्जी डिसिपेट होती है, एनर्जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, विनाश होता है, ठीक है ना। एनर्जी मतलब नष्ट होती है, ठीक है ना। तो डिसिपेट होना यानी कि किसी चीज़ की खपत होना। डिसॉल्व का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को घोलना या घुलना। डिसॉल्व करना, घोलना या घुलना हो सकता है। और डिवाइड आपको पता है, डिवाइड करना यानी कि बांटना या विभाजित करना। रनअप का जो यहाँ पे मीनिंग होगा दोस्तों, वो क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, यानी कि किसी चीज़ को संचय करना, चलाना या एक्यूमुलेट करना, ठीक है ना। तो ए वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया दोस्तों, इससे भी एक क्वेश्चन गारंटी है, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसको अच्छे से कर लेना, वो ठीक से लेवल का आएगा, ठीक है ना थोड़ा। हाँ, दे बिलीव दैट मिस्टर मोहन इज वेरी रिच। मिस्टर मोहन इज वेरी रिच, दे बिलीव दैट। तो यहाँ पे आपको बताना है पैसिव क्या होगा, तो आपको रूल पता होना चाहिए। दे बिलीव लिखा है दोस्तों, बिलीव यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब बदलेंगे तो बिलीव का बनेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके आगे आएगा दोस्तों इज। तो इज बिलीव्ड देखो किस में है, यहाँ पे वाज बिलीव्ड है, हैज बीन बिलीव्ड है, वाज बिलीव्ड है, इज बिलीव्ड दोस्तों लास्ट में है। तो पहले तीन तो ऐसे ही कैंसिल हो गए, डायरेक्ट दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा चौथे वाला, मिस्टर मोहन इज बिलीव्ड। और यहाँ पे क्या है कि वह वेरी रिच है, तो टू बी वेरी रिच आ जाएगा, टू बी वेरी रिच। और एक और दोस्तों इसका तरीका बनाने का कि ऐसे भी बना सकते हो, इट इज बिलीव्ड बाय देम, है ना, दे बिलीव्ड दैट। तो इट इज बिलीव्ड बाय देम भी हो सकता है, तब भी इज बिलीव्ड आएगा। इट इज बिलीव्ड बाय देम क्या, दैट मिस्टर मोहन इज वेरी रिच, तो ऐसे भी इसको बना सकते हैं। और मिस्टर मोहन इज बिलीव टू बी वेरी रिच, ये भी इसको बना सकते हैं। तो रूल अगर आपको याद हो, फिर आप देखते ही बता दोगे कौन सा आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ए पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक टू अवॉइड अदर पीपल इज कॉल्ड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है और दूसरे लोगों से बात करना, यानी कि उनको चाहना, मतलब कि अवॉइड करता है, बात नहीं करता, किसी से अकेला रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला है नार्सिसिस्ट, ठीक है ना। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है, नार्सिसिस्ट दोस्तों ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब कि
खुद से ही मतलब उसकी खुद में ही रुचि होती है, ठीक है ना, खुद को ही वो क्या करता है, पसंद करता है, आत्ममुग्ध बोल देते हैं, आत्ममुग्ध, ठीक है ना, यानी खुद में ही उसको रुचि है, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, दूसरों से कुछ उसको मतलब ये खुद अकेलेपन में रहता है, ये ऐसा कुछ बोल सकते हैं, ठीक है ना, अकेलापन तो नहीं, मतलब कि खुद में ही उसको रुचि है, बस ये है, ठीक है ना, अपने आप के साथ अत्यधिक लगाव है, अपनी प्रशंसा करता है। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? इंट्रोवर्ट दोस्तों हम बोलते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति को, यानी शांत स्वभाव का व्यक्ति, ठीक है ना, चुपचाप से रहने वाला व्यक्ति, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। वेटरन किसको बोलते हैं? वेटरन दोस्तों मान लो कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्किल है, या एक ऐसा व्यक्ति बोल सकते हैं जो कि किसी काम पे लगा हुआ है, बहुत सारे टाइम हो गया उसको लगे हुए, तो वो वहाँ पे क्या हो गया, मतलब उस काम में एफिशिएंट हो गया, दक्ष हो गया, यानी कि कुशल हो गया, या अनुभवी सैनिक भी बोल सकते हैं, कोई सैनिक है जिसको बहुत ज़्यादा अनुभव है, यानी मेन इसका मतलब है दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे डिफेंस में ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, जैसे सिपाही हो गया, सैनिक हो गया, बहुत ही पुराना सैनिक है, कोई अनुभवी है, स्किल्ड है, ठीक है ना, एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, उसके लिए यूज़ करते हैं। रिक्लूस का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो एकांतवासी होता है, सन्यासी टाइप का, यानी खुद से ही प्रेम करने वाला, खुद में उसको रुचि होती है, बाहर किसी में कोई रुचि नहीं है, ठीक है ना, तो अकेले रहने वाला, तो रिक्लूसी दोस्तों इसका मीनिंग हो जाएगा, जो कि दोस्तों क्या है, अकेले रहता है, एकांतवासी उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, सन्यासी टाइप का यानी विरागी उसको बोल सकते हैं, तो अकेले में रहना पसंद करता है, दूसरों को अवॉइड करता है, उसको रिक्लूस बोलेंगे, ठीक है ना, तो रिक्लूस इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नार्किसिस्ट थोड़ा सा अलग है, ये बस ऐसा है कि उसमें खुद में ज़्यादा रुचि होती है, बस ये है, दूसरों को अवॉइड वाली यहाँ पे बात नहीं है, बस खुद में उसको ज़्यादा रुचि होती है, लेकिन रिक्लूस में बिल्कुल यही बात है कि अकेला रहता है और दूसरों को अवॉइड करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27, हाउ मैनी सिलेबल्स, ये सिलेबल इज और आर देयर इन वर्ड रिदमिक, तो इसमें बताना है कितने सिलेबल्स हैं, एक है तो बताना एक है, अदरवाइज कितने आपको बताना है, ठीक है ना, तो रिदमिक, रिदमिक, तो रिदमिक यहाँ पे दोस्तों कितने हैं, रिदमिक 2 सिलेबल हैं, कितने 2, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, तो इजी था। उसके और इससे भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, अच्छे से कर लेना सिलेबस को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, शी मैरिड डैश रवि, आपको बताना है शी मैरिड विद रवि आएगा, शी मैरिड टू रवि आएगा, शी मैरिड इन रवि, शी मैरिड फ्रॉम रवि, तो इन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, शी मैरिड विद रवि होगा या टू रवि होगा या फ्रॉम रवि, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मैरिड किसी के साथ मैरिड हुई, मैरिज हुई है, तो वहाँ पे हम क्या लगते हैं, शी मैरिड टू, शी मैरिड टू रवि होगा, ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, 29 दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है, तो एक पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और एक दोस्तों रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है ना, और सिलेबल वगैरह, तो जो जो यहाँ पे आए हुए हैं वो क्वेश्चन दोस्तों आएंगे। सी आस्क्ड मी हाउ मच डिड यू पे फॉर दिस बैग, उसने मुझसे पूछा कि इस बैग के लिए आपने कितना पे किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, सी आस्क्ड मी पास्ट में है, तो सी आस्क्ड मी का तो यही आ जाएगा, सी आस्क्ड मी, तो यहाँ पे दोस्तों लगभग सब में सेम है। अब यहाँ पे हाउ मच डिड यू पे, अब डिड यू पे यानी यहाँ से आपको पता चला डिड आ गया, तो पास्ट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और जब पास्ट का सेंटेंस होता है दोस्तों आपको पता है, उसको जब हम चेंज करते हैं तो वो क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है, क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट बन जाता है इनडायरेक्ट में। पास्ट परफेक्ट का मतलब दोस्तों हेड आएगा, क्या आएगा, हेड आएगा। अब आपको देखना है हेड कहाँ पे आया है, सी आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर दैट बैग, इसमें आया है, सी आस्क्ड मी हाउ मच आई डिड आ गया, ये नहीं होगा, हैव आ गया, ये भी नहीं होगा, अकेला पेड आया, ये भी नहीं होगा, तो हेड आना चाहिए, तो सी आस्क्ड मी हाउ मच आई हैड पेड फॉर दैट बैग। तो दोस्तों ये एक्टिव पैसिव वॉइस हो गई है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको रूल याद होने चाहिए, तो बहुत ही सिंपल होते हैं, देखते हैं वो पता लगा लोगे, तो ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 भी दोस्तों एक इजी क्वेश्चन है, सी डिडंट रिमेंबर एंड नेदर डिड आई, सी डिडंट रिमेंबर एंड नेदर डिड आई, ना तो उसको याद रहा ना मुझे, यहाँ पे जो नेदर है वो क्या है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कंजक्शन, तो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बताना है यहाँ पे क्या होगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या कंजक्शन, नेदर क्या होगा ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, और ईमानदारी से बताना है, आप सर्च करके भी बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सीख जाओगे, कमेंट करके आपको जरूर बताना है। साथ ही दोस्तों 30 में से कितने क्वेश्चन आपको पहले आते थे, कितने आपके सही हैं वो भी बताना है, और वीडियो से दोस्तों अगर हेल्प मिली तो लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।